नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। मार्च में दोस्तों एग्ज़ाम है, आप सभी को पता होगा। और इसी के लिए आपने दोस्तों सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया होगा हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों 50-50 प्रश्न आने वाले हैं, आपको ये भी जानकारी होगी। और इनमें से लगभग सभी जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों सीरियस होकर, वो सभी लगभग दोस्तों 90+ प्रश्न करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश में। बाकी जो 50 प्रश्न हैं वो राजस्थान के जीके और भारत का भूगोल और दोस्तों करंट अफेयर के प्रश्न आने वाले हैं। और यही दोस्तों सिलेक्शन का आपके बेस बनने वाला है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 50 प्रश्न आपके जो सिलेक्शन है उसको निश्चित करेंगे। करंट अफेयर कहाँ से आएगा, राजस्थान के जीके के कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और ये प्रश्न दोस्तों जो कि एग्ज़ाम का नया पैटर्न है। अब नया पैटर्न की बात करें तो जो एग्ज़ाम पिछला दोस्तों निरस्त हुआ था और उसके आधार पर जिस प्रकार से उसमें प्रश्न पूछे गए थे उसके आधार पर ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बनाया गया है। कुछ इससे पहले भी हम प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो अभी दोस्तों आई बटन दिख रहा होगा, इसमें जाकर जरूर देखें। और इससे पहले भी दोस्तों हम जो हिंदी का सिलेबस है वो पूरा कर लिया है, प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, प्रत्येक टॉपिक से 100 प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं हमने। अगर वो भी आपने नहीं देखे तो अभी एक और आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन में जाकर दोस्तों हिंदी के प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। इंग्लिश के भी दोस्तों अपलोड हो रहे हैं, तो इंग्लिश के भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट ही अब आपको करने हैं, क्योंकि एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है आपके। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले इस चैनल को अड्डा एमसीक्यू जीके को सब्सक्राइब जरूर कर दें, पास में स्थित बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि समय समय पर क्लासेस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपके सामने, मेवाड़ और मारवाड़ सेनाएं मुगलों द्वारा कहाँ पराजित की गई थी। तो देखिए दोस्तों, मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं को मुगलों द्वारा पराजित किया गया दोस्तों देवारी के युद्ध में। कहाँ पर पराजित किया गया, देवारी के युद्ध में, जो कि 1680 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये चारुमती विवाह को लेकर दोस्तों मुगलों यानी औरंगजेब और मेवाड़ के जो राज सिंह थे, इनके मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था 1680 में। और राज सिंह के साथ दोस्तों मारवाड़ की सेना भी थी, और इन दोनों की सेना संयुक्त रूप से पराजित हुई दोस्तों मुगलों के द्वारा। कहाँ पर, देवारी में। 1680 में ये युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो सविकल्प है, ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पहला दे रखा है कि राणा कुंभा। अब यहाँ पर ये दे रखे वंश, तो राणा कुंभा किस वंश के थे, गुहिल वंश के, तो ये तो यहाँ पर सही है। राणा सांगा भी गुहिल थे, ये भी दोस्तों यहाँ पर सही है। राव मालदेव ये थे दोस्तों राठौड़ वंश के, ये भी सही है दोस्तों। और राव चंद्रसेन ये दोस्तों ये भाटी नहीं थे, राव चंद्रसेन भी राठौड़ थे, ये मारवाड़ के थे। कहाँ के थे दोस्तों, मारवाड़ के, मालदेव के दोस्तों पुत्र, आप जानते होंगे। और इन्हें दोस्तों किसे, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, भोला बिसरा राजा भी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी भी इन्हें ही कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये आजीवन भटकते रहे लेकिन इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो विकल्प द है, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। राव चंद्रसेन पार्टी नहीं थे, कौन थे दोस्तों, राठौड़। चलिए अगला है दोस्तों आपके सामने, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है, मध्यकालीन भारत में लड़े गए थे, तो उनका कालक्रम निम्नानुसार है। तो अब देखिए, हमें बताना है कि ये जो युद्ध लड़े गए थे इनका जो कालक्रम है वो हमें बताना, यानी सबसे पहले और सबसे बाद में कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। तो सबसे पहले देखिए, पहला दे रखा है देवराई, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों 1 नंबर। देवराई का युद्ध दोस्तों 14 मार्च कब हुआ था, 14 मार्च 1659 को। कब हुआ, 14 मार्च 1659 को। बात करें दोस्तों यहाँ पर धर्मत के, तो धर्मत का युद्ध दोस्तों देखिए 2 नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हुआ था दोस्तों 15 अप्रैल को। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1658 को। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1658 को। अगला लिख रहा हूँ दोस्तों 3 नंबर सामूगढ़ का युद्ध,
तो सामूगढ़ का युद्ध, ये युद्ध हुआ दोस्तों 29 मई, डेट थी 1658 को। ध्यान रखिएगा। चौथा लिख रहा हूं दोस्तों सुमेल, जिसे हम गिरि सुमेल भी कहते हैं, ये हुआ दोस्तों कब? 1544 में हुआ था। ये डेट कुछ निश्चित नहीं है, सन है दोस्तों 1544। तो देखिए सबसे पहले इनमें से कौन सा हुआ, तो डेट को नज़रअंदाज थोड़ा सा कीजिए। पहले यहाँ पर सबसे पहले देखिए 1544 दिख रहा होगा यहाँ पर, तो 4 नंबर आ जाएगा पहले। उसके बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर भी 1658 है, यहाँ पर भी 1658 है, लेकिन डेट क्या है? तो डेट दोस्तों अप्रैल होगी पहले, तो बस 4 के बाद 2 नंबर आ जाएगा। और इसके बाद बात करें तो दोस्तों आ जाएगा ये 29 मई 3 नंबर, और इसके बाद दोस्तों 14 मार्च 1659 यानी 1 नंबर। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 है दोस्तों विकल्प स में। विकल्प स यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। तो ये इनका कालक्रम है। ये आपको यहाँ पर डेट दी गई है, जो भी युद्ध हुए दोस्तों। देवराय के युद्ध 14 मार्च 1659, धर्मत का 15 अप्रैल 1658, सामूगढ़ 29 मई 1658, सुमेल गिरि सुमेल 1544। तो ध्यान रखिएगा 4 2 3 1 सविकल्प सही उत्तर। अगला है आपके सामने 4 नंबर प्रश्न, गणगौर का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो गणगौर का त्यौहार दोस्तों किस महीने में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे गणगौर का त्यौहार चैत्र मास में मनाया जाता है। किस मास में दोस्तों? चैत्र मास में। और चैत्र मास में भी कब? चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को ये त्यौहार आता है। अब यहाँ पर तो हमें चैत्र मास दे ही नहीं रखा है, तो सारे ऑप्शन ही दोस्तों यहाँ पर गलत है। चैत्र दोस्तों सही उत्तर है। यहाँ पर चैत्र मास में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। मिसप्रिंट है दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा ध्यान रखिएगा। गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर प्रश्न, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक किस भाषा में लिखी है? तो देखिए दोस्तों कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक किस भाषा में लिखी है? अब वीर सतसई ये पुस्तक थी दोस्तों इनकी, वीर सतसई। वीर सतसई की बात हो रही है यहाँ पर, वीर सतसई अपनी पुस्तक वीर सतसई। यहाँ पर भी मिसप्रिंट है थोड़ा सा। वीर सतसई जो पुस्तक है ये किस भाषा में लिखी? तो ये लिखी दोस्तों किस भाषा में? पिंगल में। कौन सी भाषा में दोस्तों? पिंगल में। और इसमें वर्णन है दोस्तों बूंदी राज्य का। बूंदी राज्य का वर्णन है इसमें। बूंदी राज्य का वर्णन है किसमें? वीर सतसई में। यहाँ पर वीर सतसई की बात हो रही है दोस्तों। वीर सतसई के लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। और ये दोस्तों महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। तो विकल्प द है ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वीर सतसई की बात हो रही दोस्तों, जो पुस्तक है किसकी बात कर रहा है? ये वीर सतसई की। वीर सतसई की। हो सकता है इस प्रश्न में भी थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ पर आना चाहिए था अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी? तो किस में लिखी? पिंगल में। द विकल्प सही है यहाँ पर। अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने, अतारकिन का दरवाजा स्थित है। तो दोस्तों अतारकिन का दरवाजा कहाँ पर है? पहला विकल्प है अजमेर, दूसरा गागरोन, तीसरा फतेहपुर और चौथा दोस्तों यहाँ पर नागौर। तो ध्यान रखिएगा अतारकिन का दरवाजा कहाँ पर है? नागौर में है। कहाँ पर है दोस्तों? नागौर में। विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर है। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण दोस्तों इल्तुतमिश ने करवाया था। इसका निर्माण इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा अतारकिन के दरवाजे का यहाँ पर। तो विकल्प द हमारे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला 7 नंबर प्रश्न, किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किलों में दोस्तों यहाँ पर एक तो बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है और एक अजमेर में भी है। तो अजमेर और दोस्तों बूंदी के दुर्ग को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। विकल्प अ विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर, काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैसे हमीदुद्दीन आपने नाम सुना होगा, हमीदुद्दीन नागौरी। क्या नाम दोस्तों? हमीदुद्दीन नागौरी। काजी सुहरावर्दी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा यहाँ पर, तो ये हमीदुद्दीन नागौरी ही है दोस्तों। इनका मकबरा भी है, कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो अविकल्प हो जाएगा।
कहाँ पर बनाया गया दोस्तों इन्हें? काजी नागौर में। अविकल्प राइट आंसर होगा। अगला 9 नंबर प्रश्न, विनायका, हत्यागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो देखिए यहाँ पर विनायका, हत्यागोड़ एवं कोलवी की जो गुफाएं हैं, ये सभी गुफाएं दोस्तों कहाँ पर है? पहला विकल्प है बारां में, दूसरा झालावाड़, तीसरा बूंदी, चौथा है दोस्तों कोटा। तो ये झालावाड़ में है। कहाँ पर है दोस्तों? झालावाड़ में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट, विकल्प ब सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सभी प्रश्न राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की जियोग्राफी के होंगे। इसके साथ साथ इंडियन जियोग्राफी के भी होंगे। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करंट के होंगे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय करंट के भी होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों राज्य स्तरीय करंट के भी होंगे। तो इन सभी को सम्मिलित करके ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। जरूर महत्वपूर्ण साबित होगा। आगे कुछ करंट अफेयर के प्रश्न भी आने वाले हैं यहाँ पर। चलिए तो प्रश्न आते हैं प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध स्मारक सुनेरी कोठी स्थित है। तो प्रसिद्ध स्मारक दोस्तों सुनेरी कोठी, जिसे हम शीश महल भी कहते हैं, शीश महल भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है वो, इसका निर्माण दोस्तों नवाब इब्राहिम अली खान ने, किसने? नवाब इब्राहिम अली खान ने, अली खान द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण लंबा चला था दोस्तों 1867 से 1930 के मध्य। सोने का काम किया गया है इसके अंदर, सुनेरी कोठी में। और ये कहाँ पर है? तो प्रश्न तो यही है, हमारे प्रश्न है दोस्तों, सविकल्प सही उत्तर हो जाएगा टोंक में। कहाँ पर है दोस्तों सुनेरी कोठी? टोंक में। सविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। निर्माण किसने? नवाब इब्राहिम अली खान ने। इसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। बेहद ही दोस्तों सोने की और सुंदर जो नक्काशी है वो की गई है इसमें, इसलिए यहाँ पर निर्माण में भी थोड़ा ज़्यादा समय लगा था। चलिए अगला है 11 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो भगत आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों किसके द्वारा किया गया? अब यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों गोविंदगिरी गोपालिया, यहाँ पर भी गोविंदगिरी दिख रहा है, यहाँ पर भी गोविंदगिरी। तो भगत आंदोलन का नाम तो दोस्तों आपने सुना ही होगा। इसका नेतृत्व सम्मिलित रूप से दोस्तों यहाँ पर गोविंदगिरी गोपालिया और पूंजा धीर जी के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट शानदार प्रश्न है। आने के बावजूद भी दोस्तों आप गलत कर सकते हो। तो विकल्प अ, पूंजा धीर जी का लगभग आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन गोविंद गिरी गोपालिया और पूंजा धीर जी के नेतृत्व में भगत आंदोलन हुआ था। ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 1911 में दोस्तों संचालित हुआ था, आप सभी को पता होगा। और गोविंदगिरी के द्वारा यहाँ पर संघ सभा की स्थापना भी की गई थी, आप जानते होंगे 1883 में दोस्तों। कब की गई थी? 1883 में। तो विकल्प अ है, ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना खाली जगह में और खाली जगह के द्वारा, यानी कि किसके द्वारा और कब की गई? अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर कपूरचंद पाटनी के द्वारा कब की गई? 1931 में। कब की गई? 1931 में यहाँ पर। तो जो विकल्प स है ये दोस्तों हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा, कपूरचंद पाटनी के द्वारा 1931 में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कपूरचंद पाटनी के द्वारा 1931 में जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में इसको भंग भी कर दिया गया था, 1936 में इसको पुनर्गठित किया गया था। और 1938 में दोस्तों जमनालाल बजाज जो है इसके अध्यक्ष बने थे जयपुर प्रजा मंडल के। 1940 में दोस्तों हीरालाल शास्त्री इसके अध्यक्ष बने थे। ध्यान रखिएगा। तो विकल्प स है, सबसे पहले जो जयपुर प्रजा मंडल है इसकी स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी ने की थी। चलिए अगला देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न, विले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो देखिएगा दोस्तों,
जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो कुछ रियासतें चाहती थी कि वे अपने आप को स्वतंत्र रखें, क्योंकि राजाओं को पता था अगर दोस्तों विलय किया गया और एकीकरण हुआ, भारत दोस्तों एक सम्मिलित रूप बना, तो उनकी जो बादशाहत है दोस्तों वो ख़त्म हो जाएगी। वो राजा नहीं रहेंगे, केवल नाम मात्र के ही दोस्तों वे राजा रहेंगे। और उनको इसी का डर था, इस कारण कुछ रियासतें मिलना भी नहीं चाहती थी दोस्तों। आपने एकीकरण पढ़ा भी होगा, जोधपुर जैसी रियासतें तो पाकिस्तान में भी मिलना चाहती थी, और उस समय हनुवंत सिंह राजा थे। और कुछ समय की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बांसवाड़ा के जो चंद्रवीर सिंह थे, ये भी दोस्तों बड़ी मुश्किल से इन्होंने हस्ताक्षर किए थे यहाँ पर विलय पत्र पर, और इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, क्योंकि इनको पता था कि एकीकरण होने के पश्चात जो ये राजा हैं दोस्तों वो नहीं रहेंगे। तो बांसवाड़ा के जो महारावल चंद्रवीर सिंह थे, और इन्होंने दोस्तों कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट जो है उस पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ यहाँ पर। और बांसवाड़ा को दोस्तों जो मिलाया गया था वो दूसरे चरण में मिलाया गया था। दूसरा चरण आप सभी जानते हैं 25 मार्च 1948 को जो दूसरा चरण है ये दोस्तों हुआ था गठित। और राजस्थान में दोस्तों उस समय 9 रियासतें मिलाई गई थी। जो दूसरा चरण था इसमें 9 रियासतें, और दूसरे चरण में इसमें से जो 9 रियासतों में जो बांसवाड़ा था उसमें से दोस्तों एक था ये। चलिए अगला देखिए, तो विकल्प द था वो हमारे सही उत्तर था। अगला है निम्न में से कौन वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इनमें से दोस्तों वागड़ के गांधी के नाम से किसे कौन प्रसिद्ध है, बेहद ही शानदार प्रश्न दोस्तों। तो देखिएगा वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है, तो पहला विकल्प आपके सामने है अर्जुन लाल सेठी, माणक्यलाल वर्मा दूसरा है, तीसरा है दोस्तों भोगीलाल पांड्या, चौथा दे रखा है यहाँ पर राम नारायण चौधरी। तो इसका जो सही उत्तर था वो था यहाँ पर क्या, भोगीलाल पांड्या। अब वागड़ आप सभी जानते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता है, इस कारण दोस्तों डूंगरपुर की स्थापना की थी इन्होंने, इस कारण इन्हें भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, भोगीलाल पांड्या ने, इसलिए इन्हें वागड़ का गांधी के नाम से भी कहा जाता है। तो विकल्प स है ये यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने कराया। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जसवंत थड़ा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, जिसे दोस्तों राजस्थान का प्रथम ताजमहल भी कहा जाता है। तो इसका निर्माण दोस्तों जसवंत नाम देकर जसवंत सिंह मत करिएगा, गलत है दोस्तों ये। इसका निर्माण ना उमेश सिंह ने, ना जुंजार सिंह ने, सरदार सिंह ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों, सरदार सिंह ने। विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है। बेहद ही शानदार प्रश्न है ये भी दोस्तों। तो देखिएगा पहला दे रखा है झड़ूला, तो झड़ूला का संबंध दोस्तों विवाह से नहीं है, इसका संबंध है दोस्तों जन्म से है, आप सभी जानते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा दे रखा है यहाँ पर पनघट पूजा, तो पनघट पूजा का भी संबंध दोस्तों यहाँ पर विवाह से नहीं है। पगड़ी दस्तूर दे रखा है दोस्तों, पगड़ी दस्तूर का संबंध यहाँ पर विवाह से नहीं है, इसका तो संबंध दोस्तों मृत्यु से, मृत्यु होने के पश्चात दोस्तों पगड़ी दस्तूर जो होता है वो किया जाता है। और जो सामेला दे रखा है इसका संबंध दोस्तों है विवाह से, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प द है ये यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है। तो पहला देखिए जोधपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा दोस्तों बाड़मेर, चौथा दे रखा है बीकानेर। तो सबसे जो शुष्कतम जिला है वो है कौन सा दोस्तों, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। विकल्प जो ब है ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। शुष्कतम जो स्थान है, शुष्कतम स्थान दोस्तों फलोदी है। शुष्कतम जो स्थान है वो कौन सा है, फलोदी। ये फलोदी जोधपुर जिले में आता है दोस्तों। चलिए तो विकल्प ब है ये यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 18 नंबर है, मंकी वैली किसका नाम है। तो मंकी वैली दोस्तों किसका नाम है यहाँ पर, गलता जी का। नाहरगढ़ पहला दे रखा है, दूसरा आमेर, तीसरा गलता जी, चौथा दे रखा है दोस्तों जयगढ़। जो पहले उत्तर बोल दिया मैंने दोस्तों कौन सा है, गलता जी। विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो मंकी वैली किसका नाम है यहाँ पर, गलता जी का। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। तो देखिएगा
राजस्थान में दोस्तों किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो देखिएगा खेजड़ली में। कहाँ पर दोस्तों? खेजड़ली में। विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विकल्प ब, खेजड़ली में प्रतिवर्ष दोस्तों वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, वृक्ष मेला यहाँ पर बढ़ता है। ब विकल्प दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा। अमृता देवी के नेतृत्व में दोस्तों यहाँ पर 363 कितने 363 दोस्तों पर्यावरण प्रेमी विश्नोई जो संप्रदाय है उसके दोस्तों जो लोग हैं वो शहीद हुए थे। आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। इसी की याद में दोस्तों यहाँ पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। तो विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए 20 नंबर है आपके सामने। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो राजस्थान में दोस्तों सदाबहार जो वन है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पहला दे रखा है दोस्तों उदयपुर, दूसरा माउंट आबू, तीसरा कोटा, चौथा है अजमेर। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों सदाबहार वन कहाँ पर? माउंट आबू में। माउंट आबू सिरोही में आप सभी जानते हैं ठंडा इलाका है। और विकल्प ब है ये आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? पहला दे रखा है फड़ौदी, दूसरा है दोस्तों रानीवाड़ा, तीसरा है अविकानगर, चौथा है जोड़बीड़। तो देखिएगा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर जो कि है कहाँ पर दोस्तों? टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में। सविकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। अगला देखिए, अगला है मोरिजा बानोला खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोरिजा बानोला दोस्तों खनन क्षेत्र किसके लिए है? पहला दे रखा है तांबा खनन के लिए, दूसरा है दोस्तों लौह अयस्क के लिए, तीसरा टंगस्टन के लिए, चौथा है दोस्तों फेल्सपार के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ब विकल्प लौह अयस्क खनन के लिए दोस्तों मोरिजा बानोला जो खनन क्षेत्र ये प्रसिद्ध है, जयपुर में है, आपको पता होगा। ब विकल्प है दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर। अगला देखिए, और कुछ बात करें दोस्तों यहाँ पर अगर, तो एक है नीमला रायसेना, नीमला रायसेना जो कि कहाँ पर है दोस्तों? दौसा में है। ये भी दोस्तों लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। और डाबला सिंगाना, डाबला सिंगाना भी दोस्तों आपने नाम सुना होगा, डाबला सिंगाना जो कि कहाँ पर है दोस्तों? झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में। ये भी लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। तो इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा, नीमला रायसेना, डाबला सिंगाना के बारे में। चलिए अगला देखिए, अगला है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण विधि कहलाती है? तो दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो जल संरक्षण विधि थी पुरानी दोस्तों परंपरागत, इसे क्या कहा जाता था? पहला दे रखा है टांका, दूसरा दोस्तों बावड़ी, तीसरा खड़ीन, चौथा है जोहड़। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स खड़ीन। खड़ीन कहा जाता है दोस्तों इसको। स विकल्प राइट होगा आंसर यहाँ पर। अगला देखिए, अगला दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? तो देखिएगा दोस्तों राजस्थान में इनमें से कौन से जो जिले हैं इसमें लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? तो देखिएगा ये मिट्टी कहाँ पर दोस्तों? पहला दे रखा है सिरोही पाली, दूसरा डूंगरपुर उदयपुर, कोटा बूंदी या सवाई माधोपुर या करौली में। तो ये मिट्टी पाई जाती है दोस्तों डूंगरपुर और उदयपुर में। ब विकल्प सही उत्तर होगा। ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टज के दोस्तों चट्टानों से ये मिट्टी निर्मित होती है। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए 25 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? तो इनमें से दोस्तों कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? पहला दोस्तों पिछोला आना सागर, दूसरा कौलायत पुष्कर, तीसरा दोस्तों जयसंबंध राजसंबंध, चौथा है पचपदरा और सिलीसेड। तो इसका सही उत्तर होगा केवल जयसंबंध और राजसंबंध झीलें। सविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 26 नंबर, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? अब इन सम्मिलित जिलों की बात करें जो कि 3B के अंतर्गत आते हैं, वो है दोस्तों अलवर। कौन सा है? अलवर। बात करें और तो यहाँ पर है भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। और बात करें तो है दोस्तों कौन सा? सवाई माधोपुर। कौन सा है? सवाई माधोपुर। और बात करें तो धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर।
और दोस्तों करौली, कौन सा है, करौली, तो ये आते हैं थर्ड बी के अंतर्गत। तो देखिए भरतपुर यहाँ पर दे रखा है, तो भरतपुर तो आता है, हमें किसका पूछा है, नहीं आता। दूसरा दे रखा है धौलपुर, धौलपुर भी आता है यहाँ पर। तीसरा दे रखा है दोस्तों टोंक, टोंक दोस्तों नहीं आता यहाँ पर। चौथा दे रखा है करौली, तो करौली भी आता है। तो टोंक दोस्तों थर्ड बी के अंतर्गत नहीं आता है, टोंक आता है दोस्तों किसके, थर्ड ए के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। और अर्धशुष्क पूर्वी मैदान इसे कहा जाता है, थर्ड ए को। टोंक के अलावा दोस्तों आप पर अजमेर, अजमेर भी आता है इसके अंतर्गत, दौसा भी आता है इसके अंतर्गत, थर्ड ए के अंतर्गत, तो ध्यान रखिएगा। तो विकल्प स है ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। तो जो उड़िया का पठार है ये दोस्तों राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, ये है दोस्तों कहाँ पर, पहला विकल्प दे रखा है सिरोही, दूसरा दे रखा है उदयपुर, तीसरा दोस्तों डूंगरपुर, चौथा है दोस्तों बांसवाड़ा। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, आप जानते होंगे दोस्तों, सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। तो ये कहाँ पर होगा बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर, सिरोही में। कहाँ पर है दोस्तों, सिरोही में। अविकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसकी औसत ऊंचाई को ध्यान रखिएगा, फैक्ट ध्यान रखिएगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है दोस्तों 28 नंबर, मर्त नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है। तो देखिएगा मर्त नदी की उपमा यहाँ पर पहला दे रखा है कांतली, दूसरा दोस्तों काकनी, तीसरा है यहाँ पर साबी, चौथा है गग्गर। तो दोस्तों आंतरिक अफवाह की ये सबसे लंबी नदी है मर्त नदी। ये कहा जाता है किसे दोस्तों, गग्गर को। किसे कहा जाता है, गग्गर को। विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। शिवालिक की पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम होता है, आप जानते हैं। द विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 29 नंबर प्रश्न, शानदार प्रश्न। राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन यानी आरएफसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आरएफसी की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई, पहला 1951, 1956, 1947 या 1955। तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, लघु एवं मध्यम उद्योगों को ये वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाती है। कौन, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। आरएफसी जिसे हम कहते हैं दोस्तों राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। द विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है 1955 में। चलिए अगला है दोस्तों 30 नंबर प्रश्न, शानदार प्रश्न दोस्तों, जनगणना से भी एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। तो क्या है, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में समूह में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया। तो देखिएगा दोस्तों, जो जनसंख्या जो घनत्व है वो न्यूनतम अंकित किया गया, सबसे कम वो देखिए जैसलमेर में किया गया, क्योंकि जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना, 17 केवल मात्र। इसके पश्चात जो नंबर आता है वो आता है दोस्तों बीकानेर का 78, और इसके पश्चात जो नंबर आता है वो आता है बाड़मेर का 92। तो इनका घनत्व भी ध्यान रखिएगा, जैसलमेर का दोस्तों 17, बीकानेर का 78 और बाड़मेर का है 92। तो विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो कौन सा है दोस्तों ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, पहला दे रखा है यहाँ पर सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा दोस्तों यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा। तो ये दोस्तों ये तो क्या है, गैर परंपरागत, लेकिन जो परंपरागत है वो है दोस्तों कोयला यहाँ पर पारंपरिक स्रोत। विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए 32 नंबर है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। शानदार प्रश्न है ये भी दोस्तों। तो जो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ पर है, वो दोस्तों पहला दे रखा है झालावाड़, दूसरा कोटा, तीसरा बूंदी, चौथा है चित्तौड़। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब, कोटा में है। कहाँ पर है, कोटा में। चलिए अगला है दोस्तों 33 नंबर है, इसरो द्वारा, अब यहाँ से दोस्तों आपके करंट के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। तो देखिएगा इसरो द्वारा PSLV C54 मिशन में कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए। तो देखिएगा इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया था दोस्तों PSLV C54 को, और इसमें जो उपग्रह भेजे गए
अंतरिक्ष में वो भेजे गए 9 उपग्रह। कितने भेजे गए दोस्तों? 9 उपग्रह। सतीश धवन स्पेस सेंटर से 1 ओशनसेट 3 सैटेलाइट व 8 नैनो सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च किए गए थे। यहाँ पर एक तो यहाँ पर है को क्या दोस्तों? ओशन सेट 3 सैटेलाइट, और एक है दोस्तों यहाँ पर जो 8 सैटेलाइट है वो 8 नैनो सैटेलाइट है, 8 नैनो सैटेलाइट है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं। एक तो है दोस्तों ओशन सेट सैटेलाइट और 8 क्या है दोस्तों यहाँ पर? नैनो सैटेलाइट। तो कुल मिलाकर 9 है यहाँ पर। विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। और ये कार्य क्या है इसका कार्य दोस्तों जो समुद्र विज्ञान है और वायुमंडल की जो स्टडी है वो करेगा ये। यानी कि दोस्तों जो आपदाएं आती है, सुनामी हो गई, बाढ़ हो गई, उनका दोस्तों पूर्व अनुमान है वो लगाया जा सकेगा इनसे। तो विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर 34 नंबर, मिस अर्थ वाटर 2022 का खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिएगा, मिस अर्थ वाटर 2022 का खिताब ये जीता किसने है? नदीम अयूब ने। किसने जीता? नदीम अयूब ने। और ये फिलिस्तीन की है। कहाँ की है दोस्तों? फिलिस्तीन की। ध्यान रखिएगा यहाँ पर विकल्प अ सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला दोस्तों 35 नंबर, दुनिया की पहली इंट्रानाजल कोविड-19 वैक्सीन कौन बन गई है? तो ये बन गई है दोस्तों कौन सी? पहला दे रखा है कोवावैक, दूसरा फाइजर बायोटेक, तीसरा दोस्तों एस्ट्राजेनेका और चौथा दे रखा है दोस्तों इनकोवैक। कौन सी? इनकोवैक। तो विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इनकोवैक दोस्तों जो कि दुनिया की पहली इंट्रानाजल कोविड-19 वैक्सीन बन गई है और इसे भारत बायोटेक ने बनाया। किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने। ध्यान रखिएगा, एक नेजल वैक्सीन है, नाक में दी जाने वाली वैक्सीन, इसीलिए विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट है ये भी। और ध्यान रखिएगा, जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न हैं इसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न जो पिछले हमने प्रैक्टिस सेट पढ़े उनमें भी दोस्तों पढ़े हैं, ध्यान रखिएगा, वो जाकर जरूर देखें आप, जरूर महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए। तो विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर 36 नंबर दोस्तों, ऑस्ट्रा हिंद 2022 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो दिख रहा है दोस्तों ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया और हिंद मतलब दोस्तों भारत। तो बस किसके मध्य हुआ? सभी यहाँ पर नहीं, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य। विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, बात करें अगर ये कब हुआ, तो हाल ही में हुआ था दोस्तों। हाल ही में देखिएगा 28 नवंबर को, 28 नवंबर 2022 से 11 दिसंबर तक दोस्तों ये चला। 28 नवंबर 2022 से 11 दिसंबर 2022 तक चला। कहाँ पर चला? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि राजस्थान में है, आप जानते हैं, उसमें चला। इसीलिए दोस्तों राजस्थान की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, भारत की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ सकते हैं। तो जो विकल्प द है सही उत्तर है। और हाल ही में हुआ था दोस्तों, 3 महीने की बात है, 3 महीने तो वैसे नहीं हुए, दिसंबर में ही समापन हुआ था इसका, 11 दिसंबर को। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? शानदार प्रश्न, बेहद ही शानदार प्रश्न। तो देखिएगा, राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग है इसके जो अध्यक्ष बने हैं हाल ही में, वो बने हैं दोस्तों, कौन बने हैं? देखिएगा, हंसराज गंगाराम अहीर बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? हंसराज गंगाराम अहीर। अविकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। और इसके बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, हंसराज गंगाराम अहीर बने हैं, वैसे यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी सी अगर बात करें यहाँ पर, देखिए चलिए, यहाँ पर राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसकी यहाँ पर बात करते हैं। तो इसकी यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1993 में की गई थी। कब की गई दोस्तों? 1993 में। और जो 102वां संविधान संशोधन था, 102वां संविधान संशोधन था 2018 का, इसके तहत इसे संवैधानिक दर्जा मिला। किसे दोस्तों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। किसके अंतर्गत? 102वें संविधान संशोधन 2018 के अंतर्गत। तो ये भी पूछ सकता है कि 102वां जो संविधान संशोधन है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। और इसे दोस्तों, इस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद
338 बी में डाला गया। किस में डाला गया दोस्तों? 338 बी में। तो ध्यान रखिएगा, इसके वर्तमान जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? हंसराज गंगाराम अहीर। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए, अगला 38 नंबर है, टाइम मैगजीन के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ये भी शानदार प्रश्न है दोस्तों, बेहद ही शानदार प्रश्न। तो एक तो देखिए, एक तो जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की दोस्तों, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है। और यूक्रेन का दोस्तों जो युद्ध चल रहा है आप सभी जानते हैं, काफ़ी समय से दोस्तों चर्चा में है। एक तो व्लादिमीर दोस्तों जेलेंस्की को और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन दोस्तों एक जो पत्रिका है जो यूक्रेन के लोगों की दोस्तों यहाँ पर जो स्थिति है उसको दर्शाती है। तो इन दोनों को मिला है यहाँ पर, और अ व ब यहाँ पर दोनों सही है, स विकल्प है यहाँ पर सही उत्तर। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 39 नंबर, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा पुरस्कार तो पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये मिला दोस्तों एस राजामौली को, और चर्चा में भी थे। ये इनकी मूवी थी दोस्तों RRR, आप सभी जानते हैं, देखी भी होगी आपने RRR मूवी दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा में भी है काफ़ी समय से दोस्तों। एस राजामौली है इसके निर्देशक। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड 2022 का, ये मिला दोस्तों एस राजामौली को। और ये टॉलीवुड की फिल्म है दोस्तों, साउथ की, आप जानते होंगे RRR। अविकल्प है यहाँ पर सही उत्तर। चलिए अगला देखिए, अगला है दोस्तों ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री का लेखक कौन है? तो पुस्तकों से भी कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, और पुस्तकें भी वे पुस्तकें होती है दोस्तों जो हाल ही में लॉन्च हुई होती है, कुछ समय से चर्चा में होती है, इसीलिए। तो इसके जो लेखक है दोस्तों ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के जो लेखक है वो है विक्रम संपत। कौन है? विक्रम संपत। विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर है यहाँ पर। चलिए अगला दोस्तों 41 नंबर है, भारत के चुनाव आयुक्त कौन बने? शानदार प्रश्न, ये भी शानदार है, बेहद ही शानदार दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न दोस्तों भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, देख लेना आप। यही प्रश्न है जो छपने वाले हैं आपके एग्जाम में, जो गिने चुने ही प्रश्न होते हैं। तो ये जरूर प्रैक्टिस सेट दोस्तों महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और आगे भी दोस्तों शेयर जरूर करें। तो देखिए, तो जो भारत का चुनाव आयुक्त है वो बने हैं दोस्तों कौन? अरुण गोयल। अरुण कुमार सिंह नहीं, ध्यान रखिएगा, अरुण गोयल बने हैं यहाँ पर। विकल्प द सही उत्तर है। और इनका जो कार्यकाल होगा वो कार्यकाल 2027 तक होगा। ध्यान रखिएगा, हमारी जो देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने दोस्तों इन्हें नियुक्त किया है, अरुण गोयल को। ध्यान रखिएगा। ये तो है दोस्तों भारत के चुनाव आयुक्त, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? 25वें क्रम के हैं ये राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, 25वें है ये क्रम के। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके बारे में। और बात करें यहाँ पर चुनाव आयोग की, तो बात यहाँ पर दोस्तों चुनाव आयुक्त की हो रही, तो चुनाव आयोग की भी कुछ बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग की जो स्थापना है दोस्तों आप जानते होंगे, चर्चा हम कर चुके हैं इसकी, कुछ प्रैक्टिस सेट जो पिछले पढ़े उनमें। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। इसी कारण हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। विकल्प द यहाँ पर आपके सही उत्तर है। चलिए अगला है दोस्तों 42 नंबर प्रश्न, ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिएगा दोस्तों, ड्रोन एक्सपो 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? जयपुर में। कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। अविकल्प सही उत्तर है, चर्चा में भी था दोस्तों यहाँ पर। चलिए अगला देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई PM श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया जाएगा? अब यहाँ पर तो पूरे राजस्थान की बात हो रही है दोस्तों PM श्री योजना की। सबसे पहले तो बात करें यहाँ पर PM श्री योजना की, तो ये योजना एक दोस्तों ऐसी योजना है जिसमें जो नवीनतम तकनीक है, स्मार्ट जो क्लासेस है, खेल व आधुनिक जो अवसंरचना है, इस पर ध्यान दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। और इसमें दोस्तों जो प्रत्येक खंड है, प्रत्येक खंड से 2 स्कूलों का चयन होगा।
कितने स्कूलों का? 2 स्कूलों का। और राजस्थान की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर 716 विद्यालयों का दोस्तों चयन हुआ है यहाँ पर पीएम श्री योजना के अंतर्गत। तो विकल्प ब सही उत्तर होगा। अगला देखिए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न है, इंदिरा रसोई योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है? शानदार प्रश्न। और पहला ही विकल्प 8 रुपये दे रखा है, ये गलत है। ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है दोस्तों, जो राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाती है वो कितनी है यहाँ पर, ना कि ये पूछ रहा है कि कितने रुपए में यहाँ पर जो खाना है वो उपलब्ध होता है। तो ये क्या पूछ रहा है, अनुदान राशि की पूछ रहा है, जो राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली दी जाती है। तो ये दी जाती है दोस्तों 17 रुपये। ध्यान रखिएगा 17 रुपये दी जाती है। 8 रुपये तो क्या है दोस्तों, प्रति थाली की जो रेट है जो आम लोगों को दोस्तों उपलब्ध करवाई जाती है 8 रुपये में। यहाँ पर 5 जो चपाती है वो उपलब्ध करवाई जाती है, 2 सब्जियों के अलावा दोस्तों अचार भी इनके साथ उपलब्ध करवाया जाता है। आप जानते होंगे इंदिरा रसोई योजना, और बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है दोस्तों। इससे अनेक जो आमजन है, जो दोस्तों निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको इस योजना से बेहद ही दोस्तों फ़ायदा पहुंच रहा है। और दिन में दोस्तों एक तो दोपहर का खाना इनको उपलब्ध होता है, एक यहाँ पर शाम का खाना उपलब्ध होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो जो विकल्प ब है ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। 17 रुपये है अनुदान राशि जो राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली दी जाती है यहाँ पर। चलिए अगला देखिए, अगला है 45 नंबर प्रश्न दोस्तों, गुजरात में आयोजित 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान का ध्वजवाहक कौन रहे? तो दोस्तों राजस्थान के दो ध्वज जो वाहक है गुजरात में आयोजित हुए थे जो 36वें नेशनल गेम्स, ये रहे दोस्तों रजत चौहान। कौन रहे? रजत चौहान। और रजत चौहान का संबंध है दोस्तों जो तीरंदाज है, ये ध्यान रखिएगा, तीरंदाज है ये। रजत चौहान का संबंध किससे है दोस्तों? जो तीर है, तीर कमान का खेल है दोस्तों, उनसे है। तीरंदाज है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो विकल्प स है, ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला है यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 की मशाल यात्रा किस दिन रवाना की गई? तो ये भी कुछ समय से चर्चा में था दोस्तों। और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है अशोक गहलोत जी, इनके द्वारा दोस्तों बेहद ही शानदार यहाँ पर जो आयोजन किया गया यहाँ पर, जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है 2022 का, ये दोस्तों मशाल है, ये रवाना हुई दोस्तों 29 मई को, 29 मई 2022 को। यहाँ पर अविकल्प सही उत्तर होगा। ग्रामीण का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा 29 मई 2022 से यहाँ पर सही उत्तर अविकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। अगला देखिए, अगला है दोस्तों भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र की पहली स्क्वाड्रन कहाँ तैनात की गई? शानदार प्रश्न, बेहद ही शानदार। रुद्र का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है और इसकी जो पहली स्क्वाड्रन है ये तैनात की गई कहाँ पर? जोधपुर एयरबेस पर। कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर एयरबेस पर। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखिए, लंपी नामक रोग निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो लंपी दोस्तों जो डिसीज़ है काफ़ी समय से चर्चा में थी, अनेक सी दोस्तों गायों की मृत्यु भी हुई इसमें, लंपी जो वायरस है इसके कारण दोस्तों। तो ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों? वायरस है। क्या है दोस्तों? वायरस। और इसका कारण क्या है दोस्तों? वायरस के कारण ये जो बीमारी है वो फैली। और राजस्थान में दोस्तों जो अनेक लोगों के गायें हैं उनकी दोस्तों बेहद ही दर्दनाक मृत्यु भी हुई, इससे काफ़ी समय से चर्चा में भी थी। इसलिए पूछ सकते हैं दोस्तों जो वाहक था लंपी, ये वायरस था एक प्रकार का। तो अविकल्प था दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर। जो दोस्तों यहाँ पर गाय थी उनके शरीर पर बड़े बड़े फफोले हो जाते थे, वो बाद में दोस्तों फूटते थे और बेहद ही दर्दनाक दोस्तों इनके घाव होते थे और तड़प तड़प कर दोस्तों इनकी मृत्यु हुई। तो काफ़ी चर्चा में था दोस्तों ये वायरस। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगला है दोस्तों 49 नंबर प्रश्न, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में सभी प्रकार के वनों का सम्मिलित क्षेत्रफल कितना है? कितना है दोस्तों यहाँ पर? तो ये है दोस्तों यहाँ पर कितना? तो ये आंकड़े दोस्तों 2021 के हैं। यहाँ पर जो सभी प्रकार के सम्मिलित जो क्षेत्रफल है वनों का वो कितना है? वो है दोस्तों यहाँ पर कितना? 32,863 वर्ग किमी। कितना है? 32,863 वर्ग किमी। सविकल्प सही उत्तर होगा यहाँ पर। चलिए अगला देखिए, अगला शानदार प्रश्न है ये भी, और दिवसों से संबंधित एक ना एक प्रश्न जरूर पूछने को मिलता है। तो नया पैटर्न जो है दोस्तों वो इसी प्रकार का है। तो प्रश्न क्या है हमारे सामने?
राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? पहला 14 सितंबर, दूसरा 14 नवंबर, तीसरा 12 जनवरी या 4 फरवरी को। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को, आप जानते होंगे। विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। बाकी के डेट भी इंपॉर्टेंट है। 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं दोस्तों? बाल दिवस, आप जानते होंगे क्या मनाते हैं? बाल दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। और 4 फरवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अविकल्प है यहाँ पर हमारे सही उत्तर, ध्यान रखिएगा। अविकल्प सही उत्तर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को यहाँ पर मनाया जाता है। चलिए, तो धन्यवाद। ये थे आज के हमारे राजस्थान हाईकोर्ट की एलडीसी करने वाले दोस्तों एस्पिरेंट्स के लिए एक शानदार प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा आपको। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।